स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone. So, as you know, UPSC final result for 2024 CSE are out and इस सेशन में हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा, ऑल इंडिया रैंक्ड 38. वेलकम अभिषेक एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच सर. सो अभिषेक, जैसे रिजल्ट का पता लगा, फर्स्ट रिएक्शन क्या था और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? अभी सिंक इन हो गया इमोशन या अभी भी अलग जोन में हो? सर सिंक इन तो नहीं हुआ है कम्प्लीटली. मतलब सुबह से मी एंड माई फ्रेंड्स ऑल ऑफ अस वर वेटिंग इन द रूम, टेलीग्राम ग्रुप चेक करते करते कि कब आएगा. आई न्यू सर कि मेरी किस्मत कैसी है, तो आई थॉट लेट्स गो आउट, हैव लंच, और बाहर निकलते ही आ जाएगा. सो वी वर ऑन द लंच टेबल एंड द रिजल्ट्स केम. आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक, सो आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैं सर्च नहीं करूँगा, आई जस्ट स्क्रोल एंड लुक फॉर माई नेम. तो ऊपर नहीं मिला सर 10-20 में, तो धक होने लगी थी. बट देन आई फाउंड इट ऑन 38th. All of my friends were there, so they congratulated me, and then I went out and video called my parents. I was not planning on crying, sir, but this was the first time I saw my father cry, so the tears also rolled up in my eyes. And then all of us celebrated after that, and then the phone started buzzing and it has not stopped अभी तक. अपने बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को बताइएगा कि कहाँ से आपने शुरुआत की, कैसे आपने सोचा, और स्टार्टिंग में भी कुछ लोग होते हैं या कुछ वाक़ये होते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेते हैं कि हाँ, दिस कैन बी माय करियर पाथ. तो कुछ शेयर कीजिए प्लीज़ उसके बारे में. सर क्योंकि पापा पढ़ाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो मेरी एजुकेशन 10th तक उसी में हुई है. वो जो रेजिडेंशियल एटमॉस्फेयर होता है उस स्कूल में, दैट टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मोर देन एजुकेशन, दैट टॉट अ लॉट अबाउट लाइफ. आफ्टर दैट सर जब कॉलेज के लिए NIT भोपाल गए, तो दैन अगेन इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन. वहाँ पे भी पढ़ाई तो करी, बट सर पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करी एंड सीखी. फिर सर व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, लॉकडाउन हैपेंड, एंड सर आई गॉट द टाइम एंड चांस टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. बिकॉज सर व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड आई appeared for NDA and I was recommended from AFSB Mysore. But sir, I was declared medically unfit due to some minor reason, so I could not join the Air Force. That day, sir, I thought that if I cannot become an officer through this way, then there's another way, and I will prepare for it someday. So the plan was not fixed by then. But then COVID gave me the time to pursue that. I was not able to clear the first two prelims, sir. So I was at a low point उस time पे. But then an opportunity came, Forum Residential Coaching. I took it. It helped me a lot, sir, in filling all the gaps. And I think the rest is history. जो 2 अटेम्प्ट आपने दिए प्रीलिम्स के, उसके बाद कई स्टूडेंट्स को सेल्फ डाउट आने लगता है, और स्पेशली जब आपके जो पीयर्स होते हैं वो जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हैं, तो कभी मन में नहीं आया कि मैं भी अपने प्लान बी के बारे में सोचूं या उस तरफ परस्यू करूं? सोचा भी था सर, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि सर दोनों प्रीलिम्स के बाद विदाउट थिंकिंग मच आई केम टू दिल्ली फॉर 3 months. मैंने कहा आई विल प्रिपेयर लाइक इन अ वे कि मैं मेंस लिख रहा हूँ, आई विल गिव ऑल द टेस्ट्स. तो उस तरीके से मैं प्रिपेयर करता था. बट आफ्टर दोज 3 months आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू द टाइम्स, क्योंकि फिर 2-3 महीने का लिम्बो पीरियड आता था. आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग घर पे. आफ्टर दी सेकेंड अटैम्प्ट, एज आई मेंशन कि दिसंबर में मुझको एक ये वे आउट मिल गया गुड़गांव शिफ्ट होने का FRC के थ्रू. इसीलिए मैं आ गया. आई वॉज प्लानिंग ऑन अपियरिंग फॉर कैट दैट ईयर एंड टू गो आउट ऑफ दिस जर्नी. प्लान भी सोचा था, बट कब वो प्लान नहीं हो जाता है पता नहीं चलता सर. तो डेफिनेटली सर बहुत सारे लोज आए इस जर्नी में, बहुत एनजाइटी, बॉर्डर लाइन, मेंटल इश्यूज. बट सर आई थिंक उस टाइम पे सपोर्ट सर पेरेंट्स का, फैमिली का, मेरी छोटी बहन का सर, ही ऑलवेज टॉक्ड मी इन टू प्रिपेयरिंग. आई रिमेंबर हर सेइंग कि भाई तेरा नहीं होगा तो किसका होगा. दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि कुछ लोगों को तो आप में भरोसा है. देन सर फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर. वो खुद जॉब कर रहे थे, बट दे वर कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि भाई कॉर्पोरेट लाइफ बस बाहर से देखने में अच्छी लगती है. तो दैट अगेन kept me in this race, and sir eventually I did not give up. जो आपने कहा बॉर्डर लाइन मेंटल इश्यूज भी आते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कितने सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी बॉर्डर लाइन मेंटल इश्यूज से मतलब दे आर फेसिंग, बट दे देमसेल्फ डोंट नो. तो स्पेसिफिकली मतलब व्हाट वाज द मैकेनिज्म? एक तो है कि कई बार कोई एक लाइन है वो हमें परेशान करती है, लेकिन एक लाइन जैसे सिस्टर ने बोली तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, वो एक लाइन ही हमें बचा ले जाती है, बाहर भी निकाल देती है, वो बाहर भी निकाल देती है. तो ऐसे में आप क्या कोई और मैकेनिज्म था? कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना या स्पिरिचुअल? कहीं इस बार भी कहीं ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे यहाँ जो मेडिटेशन का इस्तेमाल करते थे, तो आपके लिए क्या था?
सर मैंने सुना था, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सजेस्ट भी किया था मेडिटेशन, बट पर्सनली मैंने कभी मतलब मैं कर नहीं पाया कभी। उतना शायद पेशेंस था नहीं मेरे अंदर कि मैं खुद से उतनी बात कर पाऊँ। तो इट वॉज अदर्स हु हेल्प मी हमेशा, टॉकिंग अबाउट थिंग्स दोस्तों से, फैमिली से, दैट हेल्प मी अ लॉट। सर अबाउट बुक्स, आई वॉज एन एविड रीडर बिफोर कमिंग इन टू द प्रिपरेशन, बट सर प्रिपरेशन में जब कंपल्सरीली पढ़ने के लिए इतना सब हो तो फ्री टाइम में पढ़ने का मन करता नहीं है कुछ भी। Sir, I used to watch movies. I also write poems and ghazals, so a lot of emotions come out that way. All of this helped me stay calm. फिर भी sir, after all that, there were phases when I was thinking about giving up. I'm glad that I didn't. आपके जो previous 2 attempts थे, तो उसमें क्या learning point था? मतलब कुछ ऐसा था कि जो आप उन attempts में नहीं कर रहे थे और फिर आपने किया third attempt में, then you succeeded. Because sir prelims is around the corner, so I'll focus more on that. और दोनों बार वही नहीं निकला था। The biggest mistake I was making was attempting less number of questions. तो पहले दोनों attempt में I attempted somewhere between 70 and 80. Accuracy उतनी अच्छी नहीं थी शायद, इसीलिए I did not, मतलब काफ़ी पास था कट ऑफ के, पर क्लियर नहीं हुई दोनों बार। This time I heard in a topper's talk, Suraj sir, NIS from UP Cadre, उनकी topper's talk में he mentioned that he used to attempt 100 questions because उनको ये एक सवाल अपने दिमाग में नहीं रखना था कि मुझे attempt कितने करने हैं इस पेपर। तो I took that from that talk. उनसे मैंने पूछा भी, सर I am also planning, so he cautioned me कि मत करना, it's not for everyone, and that is the same disclaimer I am giving. Just because attempting 100 questions worked for me does not mean that it will work for everyone, but definitely you should try to attempt above 90 to be in the safe zone, कि अगर accuracy गड़बड़ भी हुई तो above 90 will be the safe zone, because बहुत डाइसी हो जाता है सर अगर आप 70 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो। I felt. Secondly sir, there were some portions जो मैंने थोड़े से नेग्लेक्ट किए थे, कुछ गैप्स रह गए थे कई सब्जेक्ट्स में, जो काफ़ी हेल्प की मेरे को यहाँ पे कोचिंग ने फिल करने में। तो ऑल दोज गैप फिलिंग्स in all of the subjects really helped. Then the third thing, which is much talked about nowadays, is the MCQ aptitude. I remember myself asking other toppers this question कि सर मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं प्रीलिम्स एक फील से क्लियर होता है, क्वेश्चन को देख के आंसर की फील आनी चाहिए, तो क्या फील होती है वो? There was no answer to this question, but sir I got to know कि फील होती तो है। I solved around 10,000 to 15,000 questions प्रीलिम्स से पहले 4-5 महीनों में, एंड वो अपने आप आ गई सर वो फील, बिकॉज सर देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बट स्टिल आई गॉट देम करेक्ट। सो जिस फील की ये बात कर रहे हैं तो दैट कम्स फ्रॉम रिगरस प्रैक्टिस। यस सर। तो आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उनका सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं, तो वो इनसाइट टू द सब्जेक्ट, इनसाइट टू द ट्रैप्स वो डेवलप हो जाती है। जी सर। और उसके बाद फिर हिट रेशियो फाइनली आपका इम्प्रूव होना ही है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। दूसरा हॉलिस्टिक प्रिपरेशन ज़रूरी है। कई बार कुछ कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उसी पर बच्चे फोकस कर लेते हैं, और साइंस एंड टेक या फिर एनवायरनमेंट उसमें कुछ सेक्शंस हैं जिसको छोड़ देते हैं। दैट डजंट वर्क फॉर यूपीएससी। मेंस का कैसा एक्सपीरियंस रहा? जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कौन सा आपका फोर्टे रहा? सर मेंस का एक्सपीरियंस को एक वर्ड में अगर सम अप करना हो तो इट वाज टायरिंग। मतलब एक बात तो समझ आ गई कि फिजिकली इफ़ यू आर नॉट फिट यू विल नॉट लास्ट दोज 9 days। बॉडी की लिमिट्स टेस्ट हो जाती हैं सर, 6 घंटे 9 दिन, मतलब थोड़े बहुत गैप्स के साथ लिखना। आई ऑलवेज न्यू सर कि राइटिंग इज़ एन आर्ट, और मैं थोड़ा सा मेरी अच्छी है राइटिंग। लाइक आई यूज टू राइट एसेज, क्रिएटिव राइटिंग, आई ऑल्सो राइट गजल्स एज आई मेंशन। तो आई गजल तो मैं आपसे सुनूंगा, आपने दूसरी बार मेंशन किया है। जी सर, आपके डेस्क में भी था। जी सर। तो आई ऑल्सो रोट, सो आई वॉज श्योर कि ऐसे मैं अच्छा लिखूंगा। तो आई थिंक ऐसे मतलब अभी मार्कशीट आई नहीं है तो आई शुड नॉट से दिस, बट आई एम होपिंग कि उसमें अच्छे मार्क्स होंगे। देन सर जीएस में भी आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट GS3, जिसमें बाकी लोगों को थोड़ा डर लगता है, बिकॉज इट इज़ सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव द पेपर। मतलब आप अगर फैक्ट्स याद कर सकते हो तो यू कैन डू गुड। तो आई थिंक GS3, essay एंड देन एथिक्स, लिमिटेड अमाउंट ऑफ नोट्स एंड रिवाइजिंग देम मल्टीपल टाइम्स। तो एक कमांड आ गई थी नोट्स पे विच हेल्प मी राइट फास्ट इन द पेपर। ऐसे की तैयारी कब से आपने स्टार्ट करी? लगभग कितने ऐसे प्रैक्टिस किए होंगे? सर ऐसे की तैयारी जैसा मैंने कहा बचपन से ही हो रही थी किसी ना किसी लेवल पर, क्योंकि पापा इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हमको बोल देते थे कि आज इस पे कुछ लिख के दिखाओ, इस पे कुछ लिख के दिखाओ। फिर सर यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली तैयारी शुरू से ही शुरू कर दी थी जब पहला प्रीलिम्स नहीं निकला था। उसके बाद आई रोट माई फर्स्ट ऐसे यूपीएससी के लिए। आई स्टिल हैव दैट ऐसे सर, बहुत गंदा लिखा था। बट सर जैसे दोनों साल प्रीलिम्स के बाद आई थिंक 7-8 ऐसेज लिखे होंगे 3 महीने में, तो इवेंचुअली वो एक फ्रेमवर्क डेवलप हो गया कि ज़्यादा सोचना ना पड़े, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। एग्जाम्पल्स अपने आप कलेक्ट होते गए, बुक्स वगैरह कभी पढ़ी थी, कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, कुछ पोएम्स दिमाग में रह जाती हैं, तो कंटेंट अपने आप
इकट्ठा होता गया. आई नेवर रोट डाउन द कंटेंट एट वन प्लेस. बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, मैंने वो पर्सनली नहीं किया था. मैं बस लिख लिख के जो दिमाग में रहता गया और फ्रेमवर्क डेवलप हो गया, तो वो एज अ स्किल एक्वायर हो गई सर ओवर टाइम. यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेमवर्क डेवलप होना ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू सेव द टाइम. राइट सर. और वो ये प्रैक्टिस इतने टाइम से कर रहे थे कि वो डेवलप हो रहा था. कई लोग सोचते हैं कि दे हैव रेड अराउंड स्पेक्ट्रम ऑफ टॉपिक्स, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा ऐसे लिख लेंगे. तो प्रैक्टिस उसके लिए ज़रूरी है. तो इनकी कन्वर्सेशन में डिस्क्लेमर ज़रूरी है. जी सर. मतलब सर a lot of students still write the GS वाला ऐसे ना, although the topic is not GS वाला topic. Exactly. So I think वहाँ पे मेरे को थोड़ा एज मिल सकता है, क्योंकि अभी मार्क्स नहीं आए तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा. पता चला मैं ऐसे पे बहुत सारा ज्ञान दे दूँ एंड द मार्क्स डोंट रिफ्लेक्ट दैट. बट फिर भी आई थिंक फिलोसॉफिकल टॉपिक है तो फिलोसॉफिकल बातें करना ज़्यादा सही है. दे एक्सपेक्ट दैट. एंड सर पीपल ऑफन नेग्लेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्टनेस इन द ऐसे पेपर. आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि कोई इंग्लिश का टीचर ही चेक करेगा और उनकी नज़रें पकड़ लेती हैं ग्रामर की गलतियों को. जैसे मतलब पापा वही पकड़ते थे, मैं उनको ऐसे भेजता था. तो उस पर भी थोड़ा सा काम करना बनता है. मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर अवॉइड कर सकें तो ऑब्वियस मार्क्स नहीं कटेंगे उस पेपर में. जीएस पेपर 2 की मार्किंग कुछ अच्छी हो रही है, तो जीएस पेपर 2 का कैसे आपने प्रिपेयर किया? तो जीएस पेपर 2 में मोस्टली सब्जेक्ट्स वही रहते हैं जो थोड़े से डायनामिक हैं. सर वहाँ पे भी एफआरसी में क्लासेस हुई थी करंट अफेयर्स की. दिपिन सर यूज्ड टू टेक दोस क्लासेस तब. तो उनका कंटेंट वाज वेरी हेल्पफुल. बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में वो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करवा देते हैं एंड दैट कंटेंट वाज मल्टीपर्पज एज वेल. तो वो मतलब एक जगह का दूसरी जगह मैंने यूज़ किया है. समथिंग आई रेड फॉर, आई डोंट थिंक आई शुड से दिस ऑन कैमरा, बट किसी आर्टिकल के लिए पढ़ी हुई चीज़ किसी और आर्टिकल में मैं बदल के लिख के आया हूँ. आई थिंक यू हैव टू डू इट. अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता तो कोई और चीज़ जो आपने कहीं और पढ़ी थी उसको मोल्ड करके लिखना चाहिए. मोस्टली आई वॉज डिपेंडेंट ऑन दी जो टेस्ट मैंने लिखे थे उसके जो मॉडल आंसर्स मिलते थे हर टॉपिक के लिए, उसमें से कुछ चेरी पिकिंग एंड दिपिन सर के नोट्स एंड सर जो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स थे उसमें से जो पार्ट मेरे को चाहिए था मेंस के लिए वो डिराइव कर लिया था मैंने. तो लास्ट में एक कंडेंस्ड 50-60 पेज का बना लिया था GS2 के लिए. तो जीएस पेपर 2 के कीवर्ड वाइज योर क्रिस्प नोट्स वर रेडी, तो दे हेल्प यू. ऑप्शनल, तो आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन कब से शुरू करी थी? सर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी यूपीएससी की, आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब फर्स्ट 6 महीनों में मैंने ट्राई किया कि मैं जीएस के जितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकूं, तो 3-4 मेजर सब्जेक्ट्स खत्म किए. उसके बाद आई टोटली शिफ्टेड टू ऑप्शनल कि भाई ये खत्म करना है, इट्स अ मेजर पार्ट. तो नेक्स्ट 5-6 महीने आई गेव टू ऑप्शनल. ऑनलाइन मैंने कोर्स परचेज किया था डायस का. डायस से डीपी वाजपेयी सर से फिजिक्स पढ़ी थी मैंने. सर मतलब 12th के बाद नहीं पढ़ी थी मैंने फिजिक्स कभी, बट 12th तक मुझे वो सब्जेक्ट बहुत पसंद था. तो वो प्रोसेस पढ़ने की बहुत इन्जॉयबल थी, तो मैं थका नहीं पढ़ते पढ़ते. फिर सर 2 साल मेंस देने का मौका तो नहीं मिला, बट फिजिक्स की टेस्ट सीरीज़ मैंने दोनों साल लिखी थी सर के साथ. वही सर, उसके बाद बहुत कंडेंस फॉर्म में नोट्स आ चुके थे, बार बार वो रिवाइज करके टेस्ट लिखने थे. PYQ सॉल्व किए, PYQ के मॉडल आंसर्स बना लिए एंड जस्ट फिजिक्स में भी पेपर सर PYQ बेस्ड काफ़ी रहता है. आई थिंक 50-60% सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं. तो दैट हेल्प सर PYQ अच्छे से सॉल्व करना. और इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, कुछ हाइलाइट्स? सर एक्चुअल इंटरव्यू वॉज नॉट एन इंटरव्यू बट मोर लाइक एन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन. मतलब दिस इज मोर एन इंटरव्यू देन दैट. वहाँ तो सर जितना भी आप सोच के जाओ कुछ कर नहीं पाते. द ब्रेन गोज टू ऑटो पायलट मोड. बाहर निकल के ऐसा लगता है कि कोई और कंट्रोल कर रहा था इन 20 मिनट में. और सर बहुत कम टाइम चला था मेरा इंटरव्यू, लाइक 15 to 20 minutes ओनली. आई वॉज मतलब थोड़ा सा डरा हुआ था कि इतनी देर में कोई कैसे जज कर लेगा, थोड़ा और बात करते. इतना प्रिपेयर किया था क्योंकि सर लास्ट में था मेरा, 4th of April को था. तो 4 महीने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, बहुत कुछ पढ़ा था. ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बट आई एम होपिंग कि अच्छे ही मार्क्स मिले होंगे. इंटरव्यू में सर अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही, आप अपने आइडियाज़ को कन्वे कितना अच्छे से कर सकते हो. अगर आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग की है, जो कि मैंने स्कूल और कॉलेज दोनों में की थी, तो वो नेचुरल कॉन्फिडेंस आपके बात करने के तरीके में दिखता है. आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एसेंशियली, कि कैन ही पुट हिज आइडियाज़. इन 4 महीनों में आपने क्या किया था? सो सर आई प्लान के 15-15 दिन के इंटरवल पे आई विल गिव अ मॉक इंटरव्यू एंड इन दोज 15 days आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस मॉक. सबसे पहले तो सर वही डेफ में से कीवर्ड्स निकाल के आई प्रिपेयर्ड ऑल अराउंड दैट, प्रीवियस ईयर की ट्रांसक्रिप्ट्स देख के कि उन कीवर्ड्स में से क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. देन द सेकंड कंपोनेंट वाज करंट अफेयर्स. सर मतलब आई नेवर रेड न्यूज़पेपर ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, कभी नहीं पढ़ा सर. अगेन डिस्क्लेमर, सम पीपल रियली लाइक टू रीड इट, बट मैं कभी पढ़ नहीं पाता था सर. इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. तो इस टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा,
तो मैंने पढ़ने की कोशिश की। कई बार स्ट्रीक बनती थी 7-8 दिन की, फिर टूट जाती थी। बट सर आई इंश्योर्ड कि कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ता रहूँ। कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, आज अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया तो किसी का, जैसे 3 दिन नहीं पढ़ पाया तो कोई कंपाइलेशन देख लिया, वीकली कंपाइलेशन। बट आई स्टेड इन टच विद द करंट अफेयर्स एंड मोर अबाउट आई डिस्कस्ड देम विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, जिससे वो दिमाग में बैठ गया आइडियाज़ डिस्कशंस के दौरान। और सर मॉक टू मॉक आई ट्राई टू इम्प्रूव। ये खास बात उन्होंने बताई है कि न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है कि रेगुलरली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका मतलब है कि कवर नहीं हो पाएगा। हर साल कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो करंट अफेयर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, स्टैटिक्स के साथ कनेक्ट करना है, एंड देन वी नीड टू नो हाउ टू यूज़ इट। तो आपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे की थी? सर फॉर प्रीलिम्स दे रिलीज्ड द फोरम IAS रिलीजेस क्वार्टरली डॉक्यूमेंट। मतलब मैंने खुद को यही बोला था कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं करंट के लिए प्रीलिम्स में। एक सोर्स पकड़ूंगा, आई रीड दैट मल्टीपल टाइम्स, उसमें से कुछ आया तो ठीक है, नहीं आया तो देन बी इट। तो वो क्वार्टरलीज मैंने पढ़े थे चारों, एंड देन सर कुछ क्लासेस भी ली थी वहाँ पे दिपेन सर ने प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की। तो आई थिंक बस उतना ही था प्रीलिम्स के लिए मेरा। एंड देन अगेन मेंस में वहाँ पे जो दिपेन सर की क्लासेस हुई थी करंट अफेयर्स की, दैट वाज इट सर। मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे, आई जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज जितना भी है मेरे पास उसको मैक्सिमम कैसे इधर उधर अलग अलग पेपर में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। आई वर्कड ऑन दैट। ग्रेट। कुछ यूपीएससी के मिथ्स जो आपको लगता है स्टूडेंट शुड नो? कितने सारे एस्पिरेंट्स तो मतलब जो एंटर करते हैं इस तैयारी में, वो कितने सारे मिथ्स ही हैं जो मेजर हर्डल बन जाता है। और सर वो मतलब अब सोशल मीडिया के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी परपेट्रेट भी होते हैं सर। दी ओके सो आई टेल थिंग्स अबाउट माई सेल्फ जो टिपिकली माना जाता है कि ये करनी ही होती हैं, लेकिन मैंने नहीं की। आई एम हियर तो आई कैन से दैट इट्स अ मिथ कि इसके बिना नहीं होगा। आई थिंक आई विल बी क्रिटिसाइज, बट सर मैंने कभी NCERTs नहीं पढ़ी, कोई सी भी। इट डज़ नॉट मीन कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए, बट मैंने पर्सनली कभी नहीं पढ़ी। मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, एज आई टोल्ड यू। बट इट डज़ नॉट मीन कि वो कंटेंट आप कहीं और से ना पढ़ो। मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में यू मोस्टली हैव दैट। इफ रीडिंग अ स्टैंडर्ड बुक डायरेक्टली, if you are finding difficulty in comprehending that, then I think NCERT you should go by that step. अगर वो डायरेक्टली समझ आ रही है तो you can skip that. सही बात है। सेम कंटेंट को 2 बार क्यों पढ़ो? सेम विद द न्यूज़पेपर सर, कोई एक सोर्स पकड़ो, वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ो। एंड देन सर इट्स नॉट अ मिथ, काउंटलेस बार कहा जा चुका है कि कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। बट फिर भी पता नहीं क्यों सर जो शुरू करते हैं प्रिपरेशन वो इस कंटेंट टेररिज्म का शिकार हो जाते हैं। मल्टीपल सोर्सेज, दे आर मेकिंग देयर प्लेटर वाइड बट नॉट हाई एंड डीप। तो आई थिंक लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स, दैट इज़ द की सर। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि ये बात ठान लें कि जिस कंटेंट को हम पिक कर रहे हैं तो वही हमें बार बार पढ़ना है। मतलब उस कंटेंट को क्यों ही उठाना है जिसको हम रिवाइज नहीं करेंगे। अगर हमें पता है कि यार ये दोबारा हम पढ़ेंगे नहीं तो देयर इज़ नो पॉइंट टू यूज़ दैट टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली रिटेंशन तभी आएगी जब वही कंटेंट आप बार बार पढ़ेंगे। सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे? नहीं सर, I was not on Instagram or Facebook. I was using WhatsApp, video calls and all. I was using YouTube, कभी entertainment के लिए तो कभी पढ़ाई के लिए. But apart from YouTube and WhatsApp, I was not on social media. After the interview, although I made an Instagram account, कि टाइम पास हो जाए. आप एक और क्वेश्चन होता है कि डेली रूटीन कैसा होता है? जैसे कई टॉपर्स एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को कि 2 GS के सब्जेक्ट्स आप लेकर चलो, फिर एक ऑप्शनल का टाइम दे दो, एक करंट अफेयर्स का टाइम दे दो। ऑल्दो ये वेरी करता है कि आप कहाँ पर हैं अपनी तैयारी में तो और कितना टाइम है आपके अटेम्प्ट में, लेकिन आपका क्या स्ट्रेटजी रहा? सर यहाँ पर गुड़गांव में हमारा मतलब मोर और लेस सेटल था कि जैसे AWFG करके एक प्रोग्राम होता है, आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप, तो उसमें पहले से शेड्यूल होता है कि 1 बजे इस टॉपिक का टेस्ट होगा। तो मैं उससे पहले नहीं पढ़ के जाता था, पेपर दे के आके, क्योंकि पेपर में आई यूज टू थिंक कि अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो मैं क्या लिख के आऊँगा, एंड देन आके आई यूज टू मेक मॉडल आंसर्स, आई यूज टू डू दैट। जैसे अगर SHG पे कोई क्वेश्चन आया तो पेपर के बाद ख़त्म करना है। ऐसा तो मेरे से नहीं हो पाया सर इतने प्लान्ड मैनर में कि एक दिन में 2 GS के सब्जेक्ट्स करने हैं, फिर ऑप्शनल को भी टाइम देना है। मैं जो एक चीज़ कर रहा होता था आई थिंक उसको ख़त्म करके फिर अगली पे मूव ऑन करता था। ऑप्शनल का संडे टू संडे टेस्ट होते थे, तो उसके बीच में जो ख़त्म करना है बहुत हैपेजर्ड मैनर में ही हुआ सर, इतना प्लान नहीं हो पाता क्योंकि टाइम भी कम होता है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो जस्ट एंड सर मोर देन द नंबर ऑफ आवर्स आई थिंक यू शुड टिक बॉक्सेस कि इस संडे को फिजिक्स के इस टॉपिक का टेस्ट है तो इस वीक मुझे वो कैसे भी करना है, चाहे वो पहले 2 दिन में करके ख़त्म कर दूँ, चाहे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके करूँ। और सर दोनों ही चीज़ें की अलग अलग टाइम पे। वॉट वर्कड सर, मतलब इतना प्लान नहीं था कि मैं उसको कोई स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर कर पाऊँ। इनके कन्वर्सेशन से एक चीज़ आप डिड्यूस कर सकते हैं कि देखो कोचिंग ने ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर आपको दे दिया था कि देखो इस दिन आपका टेस्ट है, ये क्लासेस हैं,
तो यू वर एक्चुअली फॉलोइंग दैट रिलीजियसली, तो उसके हिसाब से आपने अपना रिविजन, अपनी तैयारी अलाइन कर ली, तो दैट प्रोड्यूस रिजल्ट। कई बार होता है कि आप अपना प्लान बनाते हैं और आप इस तैयारी में पहली बार आए हैं, तो हो सकता है कि आपका प्लान उतना प्रैक्टिकल ना हो, आपको खुद डाउट हो रहा हो, लेकिन जो आपके लिए प्लान बना रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं। तो जस्ट एक्चुअली मेक यूज ऑफ सम रेडी प्लान एंड डेडिकेट योरसेल्फ देयर, तो देन इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट। कुछ पीस ऑफ एडवाइस। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वन थिंग आई लाइक टू ऐड इज कि आप कहीं से अगर ले भी रहे हैं कोई रेडीमेड प्लान, एंड इफ यू थिंक इट्स नॉट वर्किंग, ट्वीक इट। आप खुद से बना के भी कर सकते हैं सर, इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ। बस यही है कि कोई और बोल देता है तो बात जल्दी समझ आ जाती है। एंड सर सेकेंडली वो कंटेंट वाला पार्ट में भी एक चीज़ में ऐड करना भूल गया। आपने जो सोर्स उठाया, अगर आपको ये लग रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है ना, तो ऐड इनटू इट। डोंट मतलब कई बार ऐसा होता है ना सर, मैंने कोई बुक ली बट उससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ना प्री के बन रहे ना मेंस के बन रहे, तो मैं तो नोट्स बनाता था बुक्स पढ़ के भी, तो मैं उसी में ऐड करता रहता था। ओवर टाइम वो नोट्स में सब कुछ आ चुका था, और क्योंकि वो मैंने खुद बनाए थे तो वो पढ़ना मेरे लिए आसान होता था। तो आई थिंक वो एक सोर्स कई सोर्सेज से मिलके भी बन सकता है, बट लास्ट में जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपके हाथ में एक बुक होनी चाहिए। और इस सबका नॉर्थ पोल आपके लिए PYQs हैं, राइट। उसी से आपको पता लग जाएगा कि यार ये कंटेंट सफिशिएंट है कि नहीं। और अबाउट द प्लान, कि अगर आप जैसे शुरुआत में कई बार होता है कि स्टूडेंट अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं शॉर्ट टाइम में, और लॉन्ग टर्म में कुछ कम ही रहता है, तो ऐसा ना हो, तो मतलब स्टार्टिंग में कुछ फ्लेक्सिबल रखें। आपके साथ भी ये चैलेंजेस आए थे? मैं सर मतलब बहुत फ्लेक्सिबल आदमी ही हूँ इन जनरल। अच्छा। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल कर लेंगे टाइप्स। बट ये है कि वीक लास्ट में जो करना है, तो मीडियम टर्म प्लान्स रहते थे मेरे। उस दिन तक इतना करना है, आज का पूरा दिन भी वेस्ट हो गया तो कल थोड़ा दुगनी मेहनत करके कर लूँगा। बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता था, बट फिर भी सर अगेन वो क्वेश्चंस जो पूछते हैं कि कितने घंटे, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था मैं दिन में। इफेक्टिवली 5-6 घंटे हो पाते होंगे ऑन एन एवरेज, मतलब क्लोजर टू द एग्जाम ये नंबर बढ़ा भी है काफ़ी, बट इफेक्टिवली ऑन एन एवरेज इतना ही था। बट सर 5-6 घंटे 100% आप वहीं फोकस्ड होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बीच बीच में। फिर दुनिया से कट ऑफ होना चाहिए 5-6 घंटे के लिए, उसके लिए सिंसियरली एफर्ट करें। और कोई मिथ आपको याद आ रहा हो, कोई ऐसी लर्निंग जो आपने सोचा कि यार मुझे ना कुछ टाइम पहले अगर ये पता होता तो शायद मेरा कुछ और टाइम बच जाता? प्रीलिम्स के बारे में तो सर मैं बता ही चुका हूँ, जो मुझको गलतियाँ लगी, ये मेरे को अगर पहले पता होती, MCQ एप्टीट्यूड या अटेम्प्टिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, गेटिंग फील ऑफ द आंसर क्वेश्चंस। बिकॉज सर एक सबसे बड़ा मिथ तो नहीं भी है ये, बट पता नहीं होता लोगों को कि प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। मैं पहले तो अटेम्प्ट में हर क्वेश्चन को सिर्फ नॉलेज से अप्रोच करता था कि क्या ये स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं अटेम्प्ट। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे आप ऑप्शंस देखेंगे तो 2 ऑप्शन तो या 3 ऑप्शन कई बार ऐसे मिलते हैं तो सरासर गलत है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, तो उसी से डिड्यूस हो जाता है कई बार। जैसे सर इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो 1 वर्ड के, ये बुक किसने लिखी है, आई डिड नॉट नो वो बुक किसने लिखी है, पर मैंने ऑप्शंस में पढ़ा तो उसमें 3 नाम ऐसे थे जो मैंने पढ़े हैं। तो मैंने कहा अगर इन्होंने लिखी होती तो मैंने ये बुक पढ़ी होती, एंड देयर वाज 1 नेम जो मेरे को नहीं पता था, तो आई टिक दैट एंड इट वर्कड आउट। इट माइट नॉट वर्क आउट एवरी टाइम, बट लॉजिकल गेसिंग, दीज थिंग्स वर्क इन प्रीलिम्स, मेरे लिए तो काम की। कहेंगे कि यार इंटेलिजेंस मैटर कर रही है वहाँ पर, केवल कंटेंट रिटेंशन नहीं, ये चीज़ ध्यान रखें अभी 25 मई को जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। और कोई एक्सपीरियंस लर्निंग जो आपको लगी हो मेंस लेवल पे? मेंस लेवल पे एक बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को लगता है यार कंटेंट को ना समराइज कैसे करें, देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट। मेंस में डिफरेंट कीवर्ड्स पे भी कितना सारा स्टैटिक भी है और फिर अपडेशन भी है, सो हाउ यू कंसाइज दैट? सर मेरा एम यही था कि एक दिन में जैसे GS 1-2 का पेपर है तो उससे पहले वाले एक दिन में दोनों रिवाइज कर पाऊँ। मेरे को इतने में शॉर्ट नोट्स में लेके आना था, तो आई थिंक उसके लिए मेरे को 2 या 3 राउंड्स लगे थे। सबसे पहले जैसे GS 1 बहुत ज़्यादा प्री वाले कंटेंट का यूज़ होता है, तो सबसे पहले उसमें से निकाल के मैंने कुछ पेजेस में लिखा। फिर सर उस कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद हो जाती हैं, जिनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रखनी है, खुद को याद दिलानी है कि भाई ये इस पे क्वेश्चन आया तो ये चीज़ लिखनी है, ये वाला डेटा ज़रूर मेंशन करना है अगर SHG पे क्वेश्चन आ रहा है तो, या ये वाला कोड ज़रूर कंक्लूजन में जाना है अगर कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आ रहा है तो। सिर्फ वो लिखा पेपर में लास्ट में, जो चीज़ याद हो गई थी वो अवॉइड किया नेक्स्ट राउंड की नोट मेकिंग में, तो बहुत कंसाइज बन गए थे लास्ट में सर। और एक और मिस्टेक होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कई स्टूडेंट्स ना टॉपर के शॉर्ट नोट्स को उठाते हैं और उसी को बेस बना लेते हैं, जबकि दैट्स अ मिस्टेक, क्योंकि आपने अभी बताया कि आपके लिए वो वर्क कर रहा था क्योंकि कुछ चीज़ें आपको याद थी तो आपने उसमें नहीं इंक्लूड करी, लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए वो ना हो। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है और फर्स्ट राउंड में नहीं बनते, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको पता लगता है क्या याद रहता है क्या नहीं। एंड विद रिस्पेक्ट टू डेटा,
जैसे कि अभी आपने अभिषेक के रिस्पॉन्स में सुना, कई बार ओवरवेल्म हो जाते हैं स्टूडेंट यार। जीएस पेपर 3 है फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर राइटिंग ऑन एनर्जी तो यू नीड टू नो सम डेटा। तो कई बार लगता है कि ये भी डेटा आ रहा है, वो भी डेटा आ रहा है, कितना ही डेटा याद रखें। तो उसके लिए इन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने सोचा कि यार मुझे कास्ट सिस्टम पे आया तो मेरे पास एक कोट है, इसके लिए मेरे पास कुछ डेटा है, फिक्स डेटा है। तो शॉर्ट नोट्स में आपने उसको मेंशन किया, इट्स लाइक अ फैक्ट बुक। जी सर। और फिर आपने उसको बार बार रिपीट करते रहे। और कितने रिवीजन के बाद कम से कम आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे? मेंस में सर अलग से मेंस के नोट्स कभी थे नहीं, जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते नोट्स से उसमें से निकाले, मतलब प्रीलिम्स के लिए बहुत बार रिवाइज किए थे वो, तो एक तरीके से मेंस का रिवीजन भी हो ही गया था। तो प्रीलिम्स खत्म होने के बाद उसमें से एक बार निकालता था, मॉडल आंसर्स में से निकाला कुछ नया कोट या कुछ नया डेटा जो मेरे को लगता है कि आंसर्स में जाना चाहिए, उनको एक कागज़ पे लिखा। सो दिस वाज द फर्स्ट राउंड। बाकी सर अलग अलग पेपर में अलग अलग अप्रोच थी, जैसे GS1 में प्रीलिम्स का कंटेंट ज़्यादा यूज़ हुआ, GS2 में करंट वाला कंटेंट ज़्यादा यूज़ हुआ। बट फिर भी सर उसके बाद उसको आई थिंक 2 या 3 राउंड्स ही हुए थे सर रिवीजन के, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता। लास्ट में इंश्योर्ड कि लास्ट के 7-8 दिन में मैं सब कुछ रिवाइज एक बार कर पाऊँ, एक बार नज़र पड़ जाए हर चीज़ पर जो इस 3 महीने में पड़ी है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी काम आ जाता है सर मेंस में। तो 2 फुल रिविजन्स एंड आई थिंक लास्ट में एक क्विक रिवीजन। और जीएस पेपर 3 के जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं या 1 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको आपने कैसे हैंडल किया? मतलब डिड यू प्रैक्टिस दैट अर्लियर, मेड नोट्स ऑन इट? मतलब इंटरडिसिप्लिनरी वाले क्वेश्चंस में भी सर पहली बात तो ये दिमाग में रखना होता है कि किस पेपर में आया ये क्वेश्चन, तो आंसर थोड़ा उस तरीके से लिखना होता है। सेकेंडली सर जैसे उसमें 2, जैसे SHG को किसी के साथ क्रॉस करके क्वेश्चन बनाएंगे, SHG और एथिक्स को क्रॉस करेंगे, या विमेन एम्पावरमेंट को माइक्रो फाइनेंस के साथ क्रॉस करेंगे। तो 2 तो इसमें टॉपिक्स हैं ना जो आपने अलग अलग पढ़े हैं, तो इट्स देन जस्ट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है और दोनों आपने जो अलग अलग पढ़ा है उसमें से क्या क्या रेलेवेंट है जो दोनों को आपस में लिंक करता है। उस टाइम पे बहुत क्विकली करना पड़ता है सर ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर आपने पहले सोच रखा है किसी चीज़ के लिए देन इट्स गुड, नहीं सोच रखा तो फिर ऑन द स्पॉट जैसा भी बना था ना के कर पाओ। बस जो करंट ट्रेंड्स हैं उसके बारे में अगर क्रिस्प नोट्स होंगे तो वो इंटरकनेक्शन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी है, इस ट्रेंड को पकड़ना ज़रूरी है। और कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, पार्टिंग मैसेज? क्योंकि यू आर, हाँ गज़ल भूल गए, गज़ल की डिमांड आई है। सर पूरी गज़ल तो नहीं, पर हाँ एक शेर आपको सुना देता हूँ। फेवरेट कोई आप अपनी गज़ल सुना सकते हैं? जी सर, तो एंड इट कैन बी अ पार्टिंग मैसेज एज वेल। 4 लाइनें हैं सर कि जो लड़ते हुए न मिले वो मौत भी खैरात ही तो है, जो लड़ते हुए न मिले वो मौत भी खैरात ही तो है, सूरज सर पे हो और आंखें मींच लेना रात ही तो है। जो लड़ते हुए न मिले वो मौत भी खैरात ही तो है, सूरज सर पे हो और आंखें मींच लेना रात ही तो है, ये जो शिकस्त है ये दुकानों में नहीं बिका करती, मात के डर से कोशिश न करना मात ही तो है। क्या बात है, क्या बात है, नाइस। सो ऑल द बेस्ट अभिषेक। थैंक यू सो मच सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।